राज्य बनने के बाद भी जो धनबाद का हक था वो धनबाद को आज तक उसका हक नहीं मिला है। देश का महत्वपूर्ण कोयला जल रहा है, चोरी हो रहा है, लेकिन वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलता है, जिसके भविष्य में एक ऐसी माहौल बननी चाहिए धनबाद में कि यहाँ की आवश्यकताओं के बारे में यहाँ के लोग जो सलाह देते हैं उनके आधार पर कार्य होना चाहिए। वो बेलगड़िया पूरी तरह से एक फ्लॉप शो है। वहाँ रहने वाले व्यक्तियों का जीवन स्तर वो जो झरिया में आग के ऊपर रह रहा है उससे भी बुरा है। हमारी स्थिति जो है वो किसी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं जहाँ बिल्कुल संसाधन नहीं है उनसे भी बुरी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को जो एक खुशी मिलती है दूसरी तरफ एक शौक मिल जाता है, तो हम लोग शौक ट्रीटमेंट के आदी हो गए। केवल यहाँ के हमारे बिल्डर भाइयों जो लोगों ने जो बिल्डिंग बनाई है वही विकास दिखता है। कहीं मॉल बने हैं, कहीं मार्केट कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, कहीं मल्टीप्लेक्स बने हैं, बड़े बड़े एरिया बन गए, सब कुछ बन गया, लेकिन इसका माहौल नहीं बदला है कि ड्रेनेज सिस्टम बने, सीवरेज सिस्टम बने। और जब तक ये नहीं बनेगा तब तक धनबाद के लाइटें सुधरी हैं, मतलब अच्छी लाइट्स लग गई हैं सड़क पे, लेकिन कई बार दिन में जलती हैं, रात को नहीं जलती हैं। नमस्कार, मैं शिल्पा सिंह हाजिर हूँ लेकर अपना बेहद ही खास प्रोग्राम नो पॉलिटिक्स प्लीज। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसके तहत, इस शो के तहत हम पॉलिटिक्स की बात तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ विकास की, कि कैसे धनबाद का चहुमुखी विकास। और इसी के तहत आज हमारे साथ मौजूद हैं जीटा के महासचिव, जीवन रेखा ट्रस्ट के सचिव, जो एशियन द्वारिकादास जलान हॉस्पिटल के साथ संचालित हो रहा है, उसके सचिव, और झरिया बचाओ कोलफील्ड समिति के अध्यक्ष मिस्टर राजीव शर्मा, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे धनबाद का चहुमुखी विकास संभव है। सर, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आपका सिटी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे शो का नाम ही है नो पॉलिटिक्स प्लीज, मतलब पॉलिटिक्स की बात तो बिल्कुल भी नहीं होगी, और जो भी बात होगी वो कट टू कट डेवलपमेंट की बात होगी, विकास की बात होगी। जैसा कि हम जानते भी हैं कि आपने भी अपना भाग्य राजनीति में आजमाया था। तो जब आपने ये शुरुआत करी थी और जब आपने ऐसा सोचा था कि आपको भी राजनीति में दिलचस्पी लेनी चाहिए, तो क्या उस वक्त आपके दिमाग में विकास एजेंडा था या अपना हित? देखिए, हम लोग लगातार 1990 से ही हम लोग धनबाद के सक्रिय राजनीतिक सदस्य तो नहीं, लेकिन व्यापारिक समुदाय से हम लोग जुड़े रहे हैं, और उसके संगठन के नाते हम लोग लगातार धनबाद के विकास से संबंधित एजेंडा उठाते रहे। 2010 में कुछ ऐसे हालात हुए थे जिसमें धनबाद से व्यवसायी वर्ग के बीच से एक प्रतिनिधि को देना था, तो उस समय लोगों ने हमारा नाम प्रपोज किया था, तो उस समय मैं चुनाव लड़ा था। उसके बाद भी मौके आए, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे मौक़ों का लाभ नहीं उठाया, ये बिल्कुल सच बात है। राजनीति थोड़े डिफरेंट पैनल पे चलती है, डिफरेंट मोड पे चलती है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि कभी भी राजनीति में ऐसा नहीं है कि कुछ शुरू नहीं हुआ, कुछ समाप्त नहीं हुआ। राजनीति नहीं होती, राज करने की नीति नहीं होती, ये लोगों के लिए काम करने की नीति होती है, और वो हम लोगों ने प्रयास लगातार किया है बगैर किसी संवैधानिक पद पे आए हुए भी। जो एशियन द्वारकादास जलान आप देखते हैं, 2016-17 में जब हम लोगों ने एशियन के साथ टाई अप किया था, तब हम लोग की जो स्थिति थी वो बड़ी साधारण थी। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी धनबाद में, कोई न तो न्यूरो सर्जरी के केस होते थे, न यहाँ पे हार्ट का इलाज होता था, और बाकी डीएम और एमसीए जैसे डॉक्टर्स जो यहाँ थे ही नहीं। तो 2016-17 में सबसे पहली बार धनबाद में एशियन द्वारकादास जलान में डीएम आए, यहाँ पे एमसीएच डॉक्टर्स आए, और उसके बाद धनबाद में एक माहौल बना, जो माहौल ये बना कि मेडिकल टूरिज़्म क्या होता है। और आज धनबाद में बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, और ये सौभाग्य और अच्छी बात है कि उस अस्पताल को जो आगे बढ़ाना है, शुरुआत जो हम लोगों ने किया है वो एशियन द्वारकादास जलान अस्पताल के नाम से हुआ, जिसका रास्ता दिखाने वाला हमारा ट्रस्ट है, जिसके मैं सचिव के तौर पे आज भी काम कर रहा हूँ। और हम लोगों से एक फ़ायदा धनबाद को होता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब निजी अस्पताल आते हैं तो रेट्स बढ़ती हैं, रेट आगे जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम बाहर जाते हैं इलाज के लिए, तो अगर उससे हम अपनी कल्पना करें खर्च की, तो उसके मुकाबले में यहाँ बहुत कम खर्च होता है। हम अपने घर में रह करके उच्च स्तरीय इलाज अपने क्षेत्र में करवा सकते हैं। आज हमारे पास ऑप्शन भी हो गया कि अगर एक्स अस्पताल में नहीं इलाज कराना हो तो वाई में करा लें, वाई में नहीं करा तो जेड में करा लें, ऐसे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो गए। तो लोगों को ये भी नहीं है कि अब जाने की आवश्यकता। जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक समय 400-500 वेटिंग लिस्ट जाने वाला जो एलपी एक्सप्रेस थी, आज उसकी वेटिंग लिस्ट घटी है, क्योंकि धनबाद में बहुत सारे इलाज हो पाते हैं। और धनबाद के इलाज में जो एक बड़ा योगदान हम लोग का रहा है वो यही रहा है कि धनबाद में मेडिकल के क्षेत्र में हम लोगों ने जो प्रयोग किया, आज उसका एक बानगी आपको SNMCH में भी दिखता है, जहाँ नई नई मशीनें आने की बात हो रही है, जहाँ हिप सर्जरी और
नी रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। धनबाद के लिए भी, मेडिकल क्षेत्र में धनबाद एक नई ऊंचाई पकड़ेगा और हमारा अस्पताल भी आने वाले समय में एक और इसको डेवलप करने की प्लानिंग हो रही है, जिसको भविष्य में आके एशियन द्वारका दर्जन धनबाद में और कुछ नई चीज़ों को यहाँ करेगा। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि नई नई चीज़ों की शुरुआत जो है, जो आपकी क्योंकि एशियन इस तरीके का काम कर रहा है और उसके बाद SNMMCH में इस तरीके की देखने को मिल रहा है कि उसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, मशीनें आ रही हैं और नए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। जो ऑपरेशंस कल तक प्राइवेट में हो रहे थे, आज सरकारी हॉस्पिटल्स में भी उसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन इससे पहले आपने एक राजनीति वर्ड जो हम कहते हैं, क्योंकि हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीति से आपने बड़ा अच्छा एक शब्द कहा कि राज करने की नीति नहीं होती है। तो राज्य में ऐसी नीति होनी चाहिए जिस नीति के तहत वो राज्य संचालित होना चाहिए। शायद मेरी समझ से राजनीति इस तरीके से समझी जा सकती है कि क्षेत्र में ऐसी कोई नीति लागू हो, जो भी उस पद पे काबिज हैं उस नीति के तहत काम करें और नीति में सिर्फ विकास एजेंडा होना चाहिए। देखिए, जब झारखंड बना था तो उसमें भी एक बात आई थी कि झारखंड को उसका जो हक है वो नहीं मिलता है। तो हम लोग को लगता था कि बिहार में पटना से धनबाद की दूरी या रांची की दूरी बहुत अधिक है, जिससे यहाँ के प्रॉपर तरीके से विकास नहीं होता है। लेकिन राज्य बनने के बाद भी जो धनबाद का हक था, वो धनबाद को आज तक उसका हक नहीं मिला है। धनबाद रेल के मामले में सबसे अधिक राजस्व देने वाला रेल मंडल है। धनबाद देश की कोयला राजधानी कही जाती है। धनबाद की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी अच्छी है। यहाँ लोगों के पास, चूँकि एक बड़ी आबादी यहाँ पे सरकारी नौकरियों में रही है और रहती है, तो उनके रहन सहन, जीवन स्तर के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं आज तक मुहैया नहीं हुई। यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र असुविधाओं में जी रहा है, बगैर किसी नागरिक सुविधाओं के उनके जीवन यापन चल रहा है। आप झरिया कोलफील्ड, जो कि एक बड़ा इलाका है, झरिया क्षेत्र से शुरू होकर के बागमारा तक वो जाता है, उस पूरे क्षेत्र में जहाँ भी अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ BCCL कोयला निकालने की पहल कर रही है, उस जगह आप गौर कीजिए, कहीं भी उन लोगों को नागरिक सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। देश का महत्वपूर्ण कोयला जल रहा है, चोरी हो रहा है, लेकिन वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलता है, जिसके चलते हम लोग को ये लगता है कि भले ही राजधानी पटना से रांची शिफ्ट हुई हो, लेकिन अभी भी रांची हमसे बहुत दूर है। और धनबाद का विकास, दिल्ली तो बहुत दूर की बात है, रांची भी हमारी विकास की बात को पकड़ नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में एक ऐसी माहौल बननी चाहिए धनबाद में कि यहाँ की आवश्यकताओं के बारे में यहाँ के लोग जो सलाह देते हैं उनके आधार पर कार्य होना चाहिए। आप गौर करेंगे विकास के क्या पैमाने होते हैं। मॉडर्न सोसाइटीज़ के कुछ पैमाने हैं और कुछ नागरिक सुविधाओं के मामले हैं। हम किसी भी मामले में अपने आप को फिट नहीं हो पाते हैं। हमारा सिर्फ जो धनबाद टाउनशिप दिखता है वहीं आपको सड़क चौड़ीकरण और बाकी चीज़ें दिखती है। आप जब धनबाद से केंदुआ की तरफ चले जाइए, धनबाद से जब झरिया की तरफ चले जाइए, धनबाद से जब कतरास की तरफ चले जाइए, जब बागमारा की तरफ जाइए, जब आप और किसी रास्ते की ओर बढ़िए, तो आपको लगेगा कि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं और इस पीछे रहने की आगे लाने को प्रयास को बहुत गंभीरता से करने की जरूरत है। क्या लगता है आपको कि धनबाद के साथ हमेशा छलावा ही हुआ है, इसको हमेशा छला गया है, ठगा गया है, ऐसा कुछ आप फील कर पाते हैं? देखिए, हाल के वर्षों में कुछ कार्य तो हुए हैं, लेकिन वो कार्य जो है ना, जो बड़ी एक आबादी है, आज 30 लाख की लगभग आबादी धनबाद की है और लगभग 10 लाख की आबादी विषम परिस्थिति में जी रही है। तो अगर 10 लाख की आबादी अच्छे भी जी रही है तो भी वो 10 लाख के जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। उन बुरे हालातों को अगर हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा है। आज झरिया कोलफील्ड जैसी विषम परिस्थिति, जहां हर बार कुछ न कुछ नई चीज़ें होती है। 2006-07 में जब जेरेडा का गठन हुआ उस समय बात आई, लगभग 30,000 करोड़ रुपये का फंड भी आया 2013-14 में, मुझे याद है, लेकिन उसके बाद वो सारी प्रक्रियाएं स्लो हो गई। मेरा कहने का मतलब है कि जब कोई सुधार की प्रयास सरकार करना चाहती है, सरकार को चाहिए, अगर कोयला चाहिए, जो कि धनबाद का जो कोयला है ये माइनिंग चलती रहेगी। 2030 में सरकार माइनिंग से, मतलब कोयले से बिजली उत्पादन को कम करने का, बंद करने का प्रयास कर रही है, लेकिन धनबाद में कोकिंग कोल है जो कि स्टील प्लांट की आवश्यकता है। सरकार को अगर कोयला चाहिए तो सरकार यहाँ के लोगों को इज्जत सहित चंडीगढ़ जैसा कोई शहर बसाए, या अगर चंडीगढ़ जैसा कोई बड़ा शहर नहीं बस सकता है तो 2-2, 2.5 लाख रुपये लोगों के लिए 3-4 सेटेलाइट टाउनशिप बसाए, कि न्यू झरिया बसा दे, न्यू कतरास बसा दे और उनके आसपास उनकी सारी सुविधाएं दे, जिससे कि वो अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं, अपनी आबादी के दम पे वो चल सके। ऐसा लेकिन कोई भी प्रयास सरकार की तरफ से नहीं दिखता है। जब भी कभी बात आती है तो 3000 परिवार लगभग शिफ्ट किए थे बेलगड़िया में। आज आप गौर करेंगे तो वहाँ से 1000 परिवारों का वापस पलायन हो चुका है, वापस पलायन हो गया, क्योंकि जिस जगह पे बेलगड़िया हुआ है
वो बेलगड़िया पूरी तरह से एक फ्लॉप शो है। वहाँ रहने वाले व्यक्तियों का जीवन स्तर वो जो झरिया में आग के ऊपर रह रहा है उससे भी बुरा है, उससे भी बुरा है। ना कोई स्वास्थ्य सुविधा है, रात के समय कोई बीमार पड़ जाए तो उनको आने की साधन नहीं है। और आसपास का वहाँ जो गांव भी है, ना उनका वहाँ विकास हुआ, ना जो बेलगड़िया शिफ्ट किए ना उनका विकास हुआ। हर हम लोगों को लगता है कि हम लोग दोयम दर्जे के नागरिक हैं जो इसी तरह से चल रहा है। यहाँ आवश्यकता है कि इन लोगों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। धनबाद में ऐसी बहुत सारी मलिन बस्तियाँ हैं, भुइयाँ बस्ती है, आपको गुलगुलिया पट्टी है। इस तरह के धनबाद में 20-30 ऐसे स्लम्स हैं, छोटे छोटे ही स्लम्स होंगे लेकिन ऐसे एरिया हैं जहाँ पे विकास के पैमाने सरकार की योजनाएं बहुत हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के लिए आवास की योजनाओं की बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई है, कुछ लोगों को लाभ मिला है। लेकिन जिस आबादी को, जो समाज के अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है, उसको जब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ के स्थानीय लोगों को जब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा, तब तक उस विकास का कोई अर्थ नहीं है, कोई पैमाना। जो आप योजनाओं की बात कर रहे हैं कि योजनाओं का लाभ, क्योंकि सरकार योजना ला देती है, केंद्र सरकार कुछ योजनाएं लाती है, कुछ राज्य सरकार योजनाएं लाई, वो उन योजनाओं को पहुंचाना जो है वो नहीं पहुंच पाता, या जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं उनको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। क्या लगता है आपको, कहाँ चूक रह जाती है, किस वजह से धरातल पर ये पूरी तरीके से नहीं उतर पाता? क्योंकि बहुत सारे, जब हम जनप्रतिनिधियों से भी बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पर वो ये कहता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। आप सिर्फ बोल सकते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। आपकी क्या राय है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज किसी व्यक्ति को अगर स्कूल में एडमिशन लेना हो तो उसको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अब जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है? जब स्थानीय स्तर पे कोई पार्षद या कोई जनप्रतिनिधि लिख के देता है, या निगम का कोई व्यक्ति लिख के देता है कि भाई ये व्यक्ति यहाँ जन्मा है, इसको यहाँ जन्म प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। अब वो एक ऐसी बस्ती में रहा है जो बचपन में, जिसका बच्चे का जन्म जो हुआ है वो घर में हुआ है, उसके पास पैसे नहीं थे या उसके पास कोई इंतजाम नहीं था, तो जैसे पहले दाइयों के द्वारा किया था, आज भी धनबाद में वैसे इलाके हैं जहाँ बच्चों का जन्म वैसे हो रहा है, उसके बाद भी उनके जन्म प्रमाण पत्र बनने में परेशानियाँ आती है। तो जब जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो उसको उसका शिक्षा का लाभ नहीं मिलेगा, और जब शिक्षित नहीं होगा तो वो किसी भी समाज का, मतलब वो शिक्षित नहीं होगा तो आने वाले समय में उसकी आदतें खराब होंगी, समाज में कहीं ना कहीं उसकी आदतें जब खराब होगी तो उसका इम्पैक्ट समाज के सिविल सोसाइटीज़ पर पड़ेगा। वो अपराध की ओर भी जा सकता है, वो गलत कार्यों की ओर भी जा सकता है, वो नशे में भी लिप्त हो सकता है। तो जो मूल आवश्यकता वो ये है कि जो समाज में अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि प्रायोरिटी बेसिस पे उनके लिए ड्राइव चला करके उनको उसके हक के, जो उनकी हकमारी हो रही है, उनको वो हक मिले। आप गौर करेंगे धनबाद में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ लोगों को न राशन कार्ड बना हुआ है, न लोगों को रहने के लिए घर हैं, जबकि हम लोग सुनते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर मिल रहे हैं। लेकिन ये जांच होनी चाहिए, क्या सही लोगों तक वो घर मिल रहा है या घर पहुंच रहा है। अगर ये जो आपने अभी बताया कि जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो इस चीज़ की पड़ताल करें या पता लगाएं कि किनको योजनाओं का लाभ, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई योजना चल भी रही है। तो आपने कहा कि इसके लिए ड्राइव चलाने की ज़रूरत है। जनप्रतिनिधियों से जब बात होती है तो उनका ये कहना है कि इस तरीके के जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन जो घर बैठे व्यक्ति हैं वही जागरूक नहीं है, वही नहीं आते। इसको कैसे सुधार किया जा सकता है? क्योंकि अगर वो यही कहते हैं कि घर घर जाके हम नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। हर एक, हम एक ड्राइव चलाते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, उसके तहत हम लोगों को योजनाओं की जानकारी देते थे, लेकिन बावजूद इसके लोग बढ़कर सामने नहीं आ पाते, योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। आपको क्या लगता है कि क्या इसमें सच्चाई है? क्या इस बात में सच्चाई? देखिए, मैं क्रॉस बातों में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन एक बात सच है कि धनबाद में या धनबाद जिले में जहाँ जहाँ स्लम बस्तियाँ हैं, हर एक जनप्रतिनिधि को उसके बारे में जानकारी है। हम जब चुनाव लड़ते हैं या चुनाव की बात करते हैं तो हम घर घर पहुँच जाते हैं। अभी सरकार जो चल रही है उसके द्वारा भी, और जो सरकार आने वाली बोलते हैं कि हम लोग आएंगे, उन लोग के द्वारा भी, दोनों सरकारें लोगों से, उनको मंथली महिलाओं को पैसा मिले उसके लिए फॉर्म भरवा रही हैं। किसी ने 60 लाख भरवाया, किसी ने 50 लाख, 60 लाख भरवाया, 50 लाख भरवाया। कहने का मतलब ये है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर चाह लेंगे तो वो बदलाव हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो बदलाव नहीं होगा। धनबाद के एक क्षेत्र है भूलन ब्राह्मण बरारी, है ना, भूलन बरारी है, उसके आगे भूलन ब्राह्मण बरारी। मैं एक बार जब उस क्षेत्र में गया तो मुझे लगा कि ये क्षेत्र लगता है धरती का किनारा है, क्योंकि वो जो बस्ती में लोग रह रहे थे, उस बस्ती के आगे बड़े बड़े तीनों तरफ से पहाड़ थे
कोयले के ओबी के डंप थे, लेकिन उन ओबी डंप का के बाद उनको जो मिनिमम आवश्यकता चाहिए थी, पानी लाना है तो 6 किलोमीटर दूर जाना है, अगर वहाँ से कोई किसी को बीमार को लेके जाना है तो पहले 5-6 किलोमीटर पहले रोड पे जाइए, वहाँ से टैक्सी पकड़ के लाइए, उस एरिया में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे क्षेत्र में भी रह रहे हैं जो ऐसे तो बहुत रिच है अपने खनिज संसाधनों से, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको सुविधाओं के मामले में हमारी स्थिति जो है वो किसी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं जहाँ बिल्कुल संसाधन नहीं है उनसे भी बुरी है। तो ऐसे बुरे हालातों में हम जी रहे हैं। तो ये संसाधनों का जो बेतरतीब तरीके से धनबाद के क्षेत्रों में हुआ है बंटवारा, वो गलत हुआ है। और एक और बड़ी बात है, जैसे झरिया कोलफील्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लोग विस्थापित होना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप लार 2003 पॉलिसी का 2013 पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करिए, हम लोग जाने को तैयार हैं। लार क्या कहता है कि ज़मीन के मूल्य का डबल और उसके घर का कीमत अब दे दे। अब हम आश्चर्य करते हैं जब सरकार, केंद्र सरकार की इतनी अच्छी पॉलिसी बनी हुई है, तो उस स्थिति में BCCL एक नई पॉलिसी लेके आती है कि जो खनिज क्षेत्र के लोगों को विस्थापित करने के लिए हम अलग पॉलिसी लेके आएंगे। क्या आवश्यक है? रोड बनाने के लिए जब आप ज़मीन लेते हैं तो उसको लार के तहत पैसा देते हैं, और जब खनिज जो कि इतना महत्वपूर्ण, इतना महंगा सामान है जिससे कि करोड़ों अरबों रुपए के विदेशी जो डॉलर्स की बचत होगी, उस पैसे उसको देने के लिए हमारे पास अलग पॉलिसी बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। यहाँ के लोगों को विस्थापित अगर होना चाहते हैं तो विस्थापित होने के लिए उनको टाउनशिप बसानी चाहिए। आज 6,500 एकड़ में सिंदरी खाली पड़ा हुआ है, लगभग एक अच्छी आबादी वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। बलियापुर पंचायत रोड है, तोपचाची के पास है, गिरिडीह रोड में है, कहीं भी जहाँ सरकार चाहे लोगों को सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से बसाए, जहाँ कम्युनिकेशन मतलब जाने के लिए रोड कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो, जहाँ पे लोगों को अपने आप उस आबादी को चलाने के लिए जो रोज़गार सिस्टम हो वो डेवलप हो सके। बेलगड़िया जैसी जगह पे ये संभव नहीं दिखता है, और ये मॉडल लोगों को भयभीत कर रहा है। आज कोई भी व्यक्ति जो उस अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहा है, जब मैं जाता हूँ उस क्षेत्र में तो लोगों से जब बात करता हूँ तो लोगों का एक स्पष्ट कहना रहता है कि यहाँ से जाएंगे तो बेलगड़िया जाके वहाँ क्या करेंगे, वहाँ तो और भूखा मरना है। तो यहाँ तो कम से कम इधर उधर से कोयला उठा के तो काम चला रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ दुकान में नौकरी करके तो काम कर ले रहे हैं। कहने का मतलब वो कुछ तक कुछ कर ले रहा है, लेकिन वहाँ से तो पॉसिबल नहीं। तो मेरा यही कहना है कि हम लोग की जो समस्याएं हैं उनको एक समग्र तरीके से देखना होगा, और साथ साथ हमको जो एक चाल बनाने की ज़रूरत है देश के अन्य हिस्सों की तरह, उसको बनानी पड़ेगी। धनबाद के आसपास जैसे हम लोग विकास की बात करते हैं तो एयरपोर्ट की जब बात आती है, मैं इस मिशन एयरपोर्ट समूह का अध्यक्ष भी हूँ, तो हम लोग जब इस चर्चा को उठाए तो लोगों ने कहना शुरू किया कि एयरपोर्ट किस लिए चाहिए, यहाँ तो सेकेंड AC, थर्ड AC खाली जाती है। हम लोगों ने कहा कि विकास के ये पैमाने हैं, विकास के पैमाने हैं। एक जगह सिंदरी में जगह चिन्हित की गई थी जहाँ एयरपोर्ट बनाने की बात थी। हम लोगों ने एक और सुझाव दिया कि तोपचाची में के बगल में पारसनाथ का पहाड़ वहाँ से दिखता है, जो शिखर जी है, समवेत शिखर जी, जो जैन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा ये तीर्थ स्थल है, उसको उस क्षेत्र के आसपास अगर एयरपोर्ट बना दिया जाए और वहाँ एक टाउनशिप डेवलप कर दिया तो एक बहुत बड़ी आबादी वहाँ भी शिफ्ट हो सकती है। इस तरह से अगर समग्र सोच लेके चला जाएगा, और इसमें कोई एक विधायक या एक सांसद की बात नहीं है। धनबाद जिले में 2 सांसद होते हैं, धनबाद जिले के अंतर्गत 2 सांसद आते हैं। धनबाद जिले में कम से कम 6 विधानसभा पड़ती है, और अगर सांसदीय क्षेत्र बोला जाए तो 10 आपस में कनेक्टेड है, 10 विधानसभा आपस में कनेक्टेड है, जहाँ एक जगह विकास होगा तो उसको लाभ दूसरी जगह मिलेगा। तो अगर ये समग्र प्रयास किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि धनबाद को आगे बढ़ने से रोक सकता है। रोड के मामले में हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर है, क्योंकि हमारे से NH2 जो पहले अभी NH19 हो चुका है, जो दिल्ली के लिए है, इधर कलकत्ता के लिए है, साथ साथ बगल अगल से एक्सप्रेस वे भी गुजरने वाला है। साथ साथ रेल के मामले में हम समृद्ध हैं, रेल बढ़ सकती है, कभी भी आसानी से बढ़ सकती हैं। हमारी ट्रेनें छीनी जाती हैं, धनबाद से दूसरे क्षेत्रों में चली जाती है, लेकिन उसके लिए हम लोग कभी आंदोलन नहीं कर पाते हैं, सड़क पे नहीं उतर पाते हैं। इसका कारण यही है कि हम लोग कहीं न कहीं, हम लोग के बारे में कहा गया कि भाई सोई भी जनता है। हमारा प्रयास यही है कि हम लोग जागे रहें, हम लोग बिगुल बजाते रहें, और हम लोग प्रयास करते रहें कि ये काम कैसे हो। अभी लगता है कुछ ट्रेनों चलने की बात हो रही है, लेकिन जब ट्रेन चलने की बात होती है उसी बीच में खबर आती है कि ब्लैक डायमंड के कुछ डिब्बे घटने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को जो एक खुशी मिलती है, दूसरी तरफ एक शॉक मिल जाता है। तो हम लोग शॉक ट्रीटमेंट के आदी हो गए।
अभी तुरंत लोकसभा चुनाव खत्म हुए, जी। विधानसभा आने वाले हैं। ऐसे में अगर मैं बात करूं कि पिछले 5 सालों में धनबाद के विकास की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या धनबाद में पिछले 5 सालों में, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, सिर्फ 5 सालों के विकास की बात करें तो क्या कुछ चेंजेस नज़र आते हैं आपको? 5 सालों में तो विकास का कोई चेंजेस ऐसा बड़ा नज़र नहीं आ रहा है, और इसका एक रीजन भी है कि विकास कोई 5 सालों की चीज़ होती नहीं है। और धनबाद का विकास जो दिखता है अभी, सड़क चौड़ीकरण के अलावा, केवल यहाँ के हमारे बिल्डर भाइयों जो लोगों ने जो बिल्डिंग बनाई है वही विकास दिखता है। कहीं मॉल बने हैं, कहीं मार्केट कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, कहीं मल्टीप्लेक्स बने हैं, बड़े बड़े एरिया बन गए, सब कुछ बन गया, लेकिन इसका माहौल नहीं बदला है। अब जब सड़क चौड़ीकरण हो गई तो आप गौर कीजिए, जो हम लोग जिस सड़क पे अभी चल के मैं आया हूँ, एक बारिश होती है पूरी सड़क जाम हो जाती है, पानी से भर जाती है, तालाब भर जाता है। कहने का मतलब क्या है कि आखिर ये कैसे ठीक होता। देखिए, सड़क चौड़ीकरण से पहले नाली बननी चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था हो, सीवरेज सिस्टम बने, ड्रेनेज सिस्टम बने, अंडरग्राउंड सिस्टम डेवलप हो, जिससे कि पानी आसानी से निकल जाए। आप गौर कीजिए, जब यहाँ 2 लेन सड़क हुआ करती थी तो हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि धनबाद में धैया रोड पे कभी पानी चढ़ता था, कभी भी नहीं चढ़ता था। इसका क्या कारण था? धनबाद एक पठारी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र में ऑटोमेटिक वे बना हुआ, रास्ता बना हुआ जिधर से पानी निकल जाएगा। धनबाद शहर के बीच में से वो जो मटकुरिया नदी गुजरती है, वो बहुत क्रॉस एंगल से गुजरती है, घूमते जाती है। हर जगह जहाँ भी हमारा डाउन है एरिया, वहाँ से पानी की छोर जो है उस मटकुरिया नाला तक चली जाती थी। अभी वो सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। बड़े बड़े जहाँ से पाइप जाके रास्ते बना देने चाहिए थे, अगर मान लीजिए किसी कारण से वो रास्ते ब्लॉक हुए हैं तो अंडरग्राउंड सिस्टम अगर रहता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। धनबाद में बाढ़ हम लोगों को याद है 92 में एक बार आई थी। उसके बाद अब लगातार हर साल बाढ़ आ रही है पिछले कुछ सालों से। हर साल किसी न किसी क्षेत्र में पानी घुसता है, तो कहीं 3 फुट, कहीं 4 फुट, कहीं 2 फुट, हर जगह पानी का जल जमाव की समस्या होती है। कुछ सरकार कदम उठाती है, जैसे उसको ऊंचा कर देते हैं, तो वो समाधान स्थायी नहीं है। स्थायी समाधान है कि ड्रेनेज सिस्टम बने, सीवरेज सिस्टम बने, और जब तक ये नहीं बनेगा तब तक धनबाद के लिए जो सुविधा की बात होती है, धनबाद मैं अभी झरिया और केंदुआ की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ धनबाद, प्रॉपर धनबाद की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी कम से कम जो चेहरा दिखता है वो तब तक साफ़ सुथरा नहीं दिखेगा जब तक ये सारी सुविधाएं नहीं होगी। हम लोग की लाइटें सुधरी हैं, मतलब अच्छी लाइट्स लग गई हैं सड़क पे, लेकिन कई बार दिन में जलती हैं, रात को नहीं जलती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को देखनी चाहिए, और हमारे जनप्रतिनिधियों को, विशेषकर अभी जो वर्तमान में हमारे पदाधिकारी हैं निगम के, उनको देखना चाहिए कि कैसे वो बेहतर हो सके। जब भी हम बात करते हैं विकास की, तो कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ हम कहते हैं, जिसके बिना एक मानव जो भी आधुनिक हो ना हो, लेकिन ये बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए। और उन मूलभूत सुविधाओं में आपका शिक्षा और स्वास्थ्य जो है, इसके बिना गुजारा करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब भी आप जन्म लेते हैं तो शिक्षा बेसिक नेसेसिटी, बिना शिक्षा के आप कुछ और नहीं कर सकते। और स्वास्थ्य इसलिए ही ज़रूरी, क्योंकि जीवन से लेकर मरण तक में आपको स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, या मतलब कभी भी जब भी आप जन्म लेते हो तो भी आपको हॉस्पिटल का मुख तो देखना ही पड़ता है, मरने के समय भी। तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा का जो स्तर है, शैक्षणिक जो स्तर है धनबाद का, उसमें क्या कुछ परिवर्तन होने चाहिए, या आप संतुष्ट हैं यहाँ के शिक्षा का जो प्रणाली है, जिस तरीके से यहाँ +2 तक की पढ़ाई तो ठीक ठाक होती है। +2 में यहाँ लोगों के पास ऑप्शन भी है, लेकिन +2 के बाद जो हायर एजुकेशन है उसमें हम लोग काफ़ी पिछड़े जाते हैं। अभी BBM KU का आने से थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं, लेकिन वो उस नाकाफ़ी बदली है, वहाँ पे भी तो क्योंकि जब तक ये नहीं है, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आधारभूत संरचना का मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं होता है। सरकार को इन्वेस्ट करना होगा एजुकेनिस्ट, मतलब प्रोफेसर्स के पीछे, यहाँ पे फैकल्टीज़ के पीछे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छे टीचर आए, बाहर से आए या यहीं के टीचर हों, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि यहाँ का माहौल बदले। आप गौर कीजिएगा, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं धनबाद में IIT है, लेकिन आप गौर कीजिए धनबाद को कितना IIT का लाभ मिलता है। हो सकता है आर्थिक तौर पे लाभ मिले कि इतने बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनसे सामान खरीदेंगे, दुकान चलेगी, लेकिन धनबाद के छात्रों को उसका बहुत लाभ नहीं मिलता है। BIT सिंदरी हो तो उसके भी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके थ्रू होते हैं। कहने का मतलब है कि धनबाद में आवश्यकता है कि अच्छे कॉलेजेस की, प्रोफेशनल कॉलेज की, जहाँ पे एक तरह से इंटीग्रेटेड कॉलेज की बात हम करें, वैसे कॉलेजेस की आवश्यकता है, कोई एक नहीं, कई आवश्यकता है। मैं हाल के वर्षों में अगर देखूँ तो रोहतक जैसे छोटे जगह पे, जो पहले एक समय काफ़ी छोटा जगह माना जाता था, आज वहाँ पे 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, जबकि रोहतक की आबादी धनबाद से काफ़ी कम है।
तो आखिर क्या कारण है? कारण एक ही है कि वहाँ के लोगों ने सोचा, वहाँ पे महसूस हुआ, वहाँ के पॉलिटिकल विल ने समझा कि ये हायर एजुकेशन का ये जो बड़ा अमाउंट हमारे क्षेत्र के बच्चे जो बाहर जा रहे हैं और यहाँ एक बड़ा पैसा जो यहाँ से बाहर जा रहा है, वो पैसा यहीं रहता, हमारी जो ब्रेन है वो ड्रेन हो रही है बाहर जाके। जो बच्चा बाहर पढ़ने के लिए चला गया मोटा मोटी वो शिफ्ट हो जाता है। तो धनबाद में एक बड़ी आबादी बुजुर्गों की रह जा रही है, दुकानदार व्यवसायियों की रह जा रही है। यहाँ पे वो जो ब्रेन है जो यहाँ जो बाहर गया वो बाहर ही रह जाता है। तो ये इसका भी एक नुकसान धनबाद को होता है। और धीरे धीरे धनबाद में जो बुजुर्गों की संख्या है वो बढ़ रही है, धनबाद विशेषकर धनबाद शहरी क्षेत्र में, और आप अन्य क्षेत्रों में देखेंगे कि यहाँ बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। इसका एक रीज़न स्पष्ट है कि एक समय BCL में 2 लाख के आसपास लेबर काम करते थे, अधिकारी और लेबर कर्मचारी टोटल काम करते थे। आज लगभग 25 से 30 हज़ार लोग काम करते हैं। जो 1,70,000 लोग रिटायर किए हैं वो कहीं ना कहीं उसमें से अधिकतर आबादी धनबाद में ही घर बना के शिफ्ट कर गई है और उनके बच्चे जो है बाहर पढ़ने के लिए चले गए। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी धनबाद को भुगतना पड़ता। तो आवश्यकता है कि हायर एजुकेशन पे यहाँ के राजनीतिक दल के लोग, राजनीतिक व्यक्ति, साथ साथ एजुकेशनिस्ट लोग भी ध्यान दें। हम लोग भी लगातार प्रयास करें कि धनबाद में कोई उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हो। हम लोगों ने कई लोगों से बात की है कि धनबाद में कोई इंटीग्रेटेड कॉलेज जहाँ पे BCom MCom की पढ़ाई के साथ साथ वहीं पे प्रोफेशनल कोर्सेज MBA BBA की भी पढ़ाई हो, साथ साथ वहाँ पे लॉ की पढ़ाई भी हो। इस तरह से जो इंटीग्रेटेड कॉलेज का पार्ट है वो खड़ा हो, जिससे यहाँ के एक विकास को एक रास्ता मिले। एक यहाँ के जो ब्रेन बाहर जा रही है, जो ड्रेन हो रही है बाहर जाके, वो यहाँ पे स्थापित हो और यहीं के विकास में वो लगे और धनबाद आगे बढ़े। जो आप कह रहे हैं ये इन तमाम बातों में एक चीज़ जो मैं समझ पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं सिर्फ जनप्रतिनिधियों पे हम दोष लगा देते हैं या सरकार पे दोष लगा देते हैं कि वो कोई कार्य नहीं कर रहे। क्या आपको लगता है कि हम और आप भी इतने ही जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के लिए? क्योंकि शैक्षणिक व्यवस्था के लिए कभी हमने भी तो मांग नहीं उठाई। नहीं, लगातार मांग उठी और ये मांग उठ रही है, जिसका नतीजा है यहाँ के बच्चों ने मांग उठाई। और मुझे याद है कि जब यहाँ के बच्चों ने आंदोलन किया यहाँ पे कोयलांचल यूनिवर्सिटी के नाम से, और मुझे याद है कि मैं उसमें हेमंत जी की सरकार बन रही थी और यहाँ से धनबाद के निरसा के जो विधायक थे और उस समय तत्कालीन विधायक अरूप चटर्जी, मैं उनके साथ जब उनसे मिला था तो हम लोगों ने वहाँ जब बातें रखी थी कि धनबाद में कोयलांचल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, तो उन्होंने उसमें कहा था कि कोयलांचल क्यों, विनोद बिहारी महतो, A.K. राय यूनिवर्सिटी या कोई और नाम से क्यों नहीं हो। हम लोगों को नाम से आपत्ति नहीं है, धनबाद को यूनिवर्सिटी चाहिए। ये प्रयास शुरू तो हुआ था उस समय, लेकिन उसके बाद जो तत्काल अभी हमारे वर्तमान में जो विधायक हैं, मुझे लगता है कि पिछले 14-19 में उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और कोयलांचल यूनिवर्सिटी की स्थापना में उनका एक योगदान है। सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही थी मैं, छोटी कॉलेजेस जैसे आप कह रहे थे, इंटीग्रेटेड कॉलेजेस। इंटीग्रेटेड कॉलेजेस तो तब बनते हैं जब यूनिवर्सिटी जाती है। पहले छोटे छोटे कामों के लिए यूनिवर्सिटी में भी हमारे पास शिक्षक नहीं है ना, प्रोफेसर्स नहीं है, तो ये तो सरकार का काम है। इसमें जनप्रतिनिधियों को दबाव बनाना चाहिए और चाहे वर्तमान हो चाहे भविष्य में आने वाले हो, इनको एक प्रायोरिटी बेसिस पे लगना चाहिए, ताकि यहाँ की जो बड़ी, देखिए एक और नुकसान होता है, राजनीतिक दलों को भी एक नुकसान होता है। जो ब्रेन हमारा बाहर पढ़ने चला जाता है तो स्वाभाविक बात है 18 साल से ऊपर का होता है, तो धनबाद में वोटिंग परसेंटेज कम होता है। इसका एक बड़ा कारण भी यही है, जो हमारा ब्रेन चला गया वो वोटर तो वहाँ का बनता नहीं है जब तक कि शादी वादी हो करके उसके परिवार पूरा शिफ्ट नहीं हो जाए, तब तक तो वोटर यहीं का है, लेकिन वोट डालने वो यहाँ नहीं आता। तो ये भी एक होना चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ की शिक्षा स्तर सुधरे। जब शिक्षा स्तर सुधरेगा तो वोटर भी बाहर भी नहीं जाएगा और वोट भी देगा, साथ साथ यहाँ पे रोजगार भी करेगा। और देखिए धनबाद का विकास सिर्फ इन्हीं चीज़ों से नहीं होने वाला है। धनबाद एक औद्योगिक नगरी रहा है पहले से, निरसा चिरकुंडा से लेकर सिंदरी तक एक बड़ी औद्योगिक नगरी रहा है। धनबाद शहर को माना जाता था कि ये रहने के लिए बहुत अच्छा जगह है, इंडस्ट्री के लिए चिरकुंडा, निरसा और सिंदरी जैसा क्षेत्र जहाँ पे लगातार बड़ी संख्या में उद्योग थे और अब उद्योग बंद हो गए हैं। धनबाद में इंडस्ट्री, कांडा इंडस्ट्री एरिया है, सिंदरी में भी है। तो आवश्यकता इस बात की है कि धनबाद का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। धनबाद में ट्रेडिंग में तो मुझे लगता है कम से कम 30 से 40 हज़ार व्यापारी, छोटे मोटे मिला के 30 हज़ार व्यापारी से कम नहीं है, लेकिन उद्योग के नाम पे यहाँ की संख्या कमज़ोर है। और ये कमज़ोर संख्या जो है कहीं ना कहीं नया डेवलपमेंट को रोक रही है और नए लोगों को प्रेरित नहीं कर पा रही कि धनबाद में उद्योग लगाए। तो ये माहौल तभी स्थापित होगा जब यहाँ का जो मूल उद्योग है, जो कोयला उद्योग है, जो हार्डकोक इंडस्ट्रीज़ है, जो सॉफ्ट कोक इंडस्ट्रीज़ है, जो फायर ब्रिक्स की इंडस्ट्रीज़ है, इसको बढ़ावा देने के लिए कोई पॉलिसी बने। आज देख लीजिए BCCL अपने कोयले को पावर प्लांट को भेजती है, पावर प्लांट उसमें से रिजेक्शन बना देता है कि इतना % रिजेक्शन है, पैसा काट के भेज देता है। हमारे धनबाद का उद्योग
वो कहता है कि हमको भी आप सस्ता कोयला दीजिए, हम पहले पैसा आपको देंगे और जितना कोयला बचेगा उस पर भी EMD आप काट लेते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ के उद्योगों को नहीं पनपे, उसके लिए BCCL एकदम नकारात्मक भूमिका निभाता है, जबकि आवश्यकता इस बात की थी कि धनबाद के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल पॉलिसीज़ हो, स्पेशल फैसिलिटीज़ हो, स्पेशल रेट हो, ताकि यहाँ का उद्योग पनपेगा तो यहाँ के लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा, यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा, नए लोग उद्योग लगाने के प्रति आकर्षित होंगे। और ये उद्योग सरकार के कहने पे लगाए थे हम लोगों ने 1972, 73 या 75 में जब भी ये उद्योग लगे, उसके पीछे सरकार ने कहा था कि आपको हम कोयला सस्ता देंगे, आप यहाँ उद्योग लगाइए। और सरकार जो भी सरकार रही हो, सरकार तो सरकार है, चाहे आज की सरकार हो पिछली सरकार, लेकिन सरकार ने उस वादा खिलाफी किया है, जिसके चलते धनबाद का कोयला उद्योग मरणासन स्थिति में पहुंच गया है और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये बेरोजगारी कब दूर होगी? जब यहाँ पे उद्योग पनपेगा, और सिर्फ कोयला से नहीं, जब कोयला उद्योग पनपेगा तो जो लोगों के पास पैसे आएंगे, लोग अदर इंडस्ट्रीज में पैसे जाएंगे और अलग अलग इंडस्ट्रीज बढ़ती जाएगी, जिससे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। और धनबाद की बड़ी आबादी न सिर्फ यहाँ के लोगों को रोज़गार देगी, बल्कि धनबाद के बाहर के लोग भी यहाँ पे रोज़गार के लिए आएंगे, जैसा कि पहले भी आते थे। तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय के मूलवासी, यहाँ के स्थानीय विचारक लोग हैं, जो यहाँ धनबाद में पुराने हैं, उनके भी ज़मीन की कीमतें बढ़ेगी, उनको भी उसका पैसा मिलेगा, या वो भाड़े पे जब कोई चीज़ देंगे तो उनको भी उसका मूल्य अधिक मिलेगा, उनके पास भी उनका भी जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, जो आज कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में पाते हैं। जब भी हम रोज़गार, क्योंकि रोज़गार एक ऐसा मुद्दा है जो हर बार हर चुनाव का एक विशेष मुद्दा रहता है कि हम जब आएंगे सरकार में या हमारी जब सरकार बनेगी तो हम इतने इतने रोज़गार लेकर आएंगे। सिर्फ वो घोषणाएं ही रह जाती हैं, कभी भी वो धरातल पर नहीं उतर पाता, और अगर आता भी है तो बहुत बहुत मिनिमम तरीके से आता है। क्या वजह लगता है आपको कि ये सब घोषणाएं ही देखिए, रोज़गार का मतलब क्या हो गया ना, रोज़गार सरकार जब कहती है तो रोज़गार, सरकार का रोज़गार का मतलब होता है सरकारी नौकरी। और मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार के पास पता नहीं कहाँ नौकरी है, बहुत ज़्यादा नौकरी, लेकिन बैकलॉग तो है। सरकार को अपने सिर्फ बैकलॉग को भरना चाहिए, जो उनके पास खाली पड़े पोस्ट हैं, साथ साथ लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वो उद्योगों की तरफ और रोज़गार के अन्य साधनों की तरफ आगे बढ़ें, जिससे एक ये उनका जो जीवन स्तर है वो सुधरे और उनको अपने आप में संतुष्टि फील हो कि मैंने अपने पाँव पे मैं खुद खड़ा हुआ हूँ, मैंने खुद अपना रोज़गार लगाया है, मैं खुद उसमें सफल हुआ हूँ, और मैं उससे खुद को नहीं, मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ जो 5 लोगों को रोज़गार दे सकता हूँ। धनबाद के युवा कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर हमेशा ही परेशान रहते हैं कि उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास मतलब रोज़गार का साधन भी नहीं है, किसी तरीके की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। ये हम अक्सर सुनते हैं, क्योंकि जब भी खबरें आती हैं तो जो छात्र हैं या जिनकी पढ़ाई अभी कंप्लीट होगी तो रोज़गार की तरफ उनका दिमाग रहता है, लेकिन उनको पता होता है कि धनबाद में तो कुछ नहीं होने वाला, धनबाद से बाहर जाना पड़ेगा तभी कुछ हो। ये इस बात में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि धनबाद में ही नहीं, पूरे देश में ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं। बैंक भी बहुत लिबरल हुए अभी, और बैंक अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके कोई जाता है तो बैंक उसको लोन देता है, सपोर्ट करता है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रोजेक्ट लगाने के लिए लोन लिया जाए और उसको सफल बनाने के लिए मेहनत की जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर हम लोग एक प्रॉपर सर्वे करके, एक प्रॉपर जानकारी लेकर के उद्योग लगाएंगे, पहला तो हो कि हम अपने आसपास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उद्योग लगाएं, फिर हम देखें कि आसपास के 4-5 जिलों के लायक हम बन जाए। तो इसी तरह से जब उद्योग हम लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि असफलता भी हाथ लगेगी, और न सिर्फ खुद रोज़गार के कर पाएंगे बल्कि और लोगों को भी रोज़गार दे पाएंगे। तो धनबाद के युवाओं को चाहिए कि जो योजनाएं हैं, जैसे मान लीजिए अभी PMEGP जैसी योजनाएं हैं, मुद्रा लोन जैसी योजनाएं हैं, CGT SME जैसी योजनाएं हैं, जो कि हम लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं, इसका लाभ कहीं ना कहीं हम लोग भी उठाते हैं आवश्यकता पड़ने पे, तो उनका लाभ वो उठा सकते हैं। आवश्यकता है उनको एक्सपीरियंस लेने की और उनको ऐसे प्रोजेक्ट को खोज के लगाने की। आज धनबाद में आप देख लीजिए, मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ, धनबाद में हम अपने घर में जो मग यूज़ करते हैं उसका भी फैक्ट्री नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री धनबाद में नहीं है, वो भी है। आवश्यकता, वही मैंने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि हम ये समझें कि धनबाद में क्या क्या उद्योग लग सकते हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं और किस तरह से हम उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग होगी तो मुझे नहीं लगता उद्योग लगाने में दिक्कत है। यहाँ देखिए, आप गौर कीजिए, एक समय में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना था, काफ़ी बना। सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़ा आसानी से बन सकता है क्योंकि यहाँ महिलाएं बड़ी संख्या में हैं और वो करना चाहती हैं, लेकिन उनकी मार्केटिंग कौन देखता है? तो मार्केटिंग देखने के लिए तो सरकार ने उनको पैसे तो दे दिए, लेकिन जब रिक्वायरमेंट तो पता नहीं है उनको कि भाई टी-शर्ट चाहिए कि पैंट चाहिए
कि मास्क चाहिए या और कुछ चाहिए, तो उनकी मार्केटिंग कौन देखेगा? तो मार्केटिंग देखने के लिए आवश्यकता है प्रोफेशनल्स की। तो जब एसएचजी बन रही है तो उसके साथ इनको चाहिए कि एक मार्केटिंग टीम लगाए। अगर मार्केटिंग टीम नहीं हो तो समाज के वैसे लोगों को जोड़े जो उनको सलाह दे सकें कि मार्केट किस तरह से मूव करता है, मार्केट में आवश्यकता क्या है, मार्केट कैसे चलेगा। क्योंकि जब सामान बेचने आप जाएंगे तो आपके मूल्य पे नहीं बिकेगा, जब कोई सामान खरीदने आएगा तो वो आपके मूल्य पे बिकेगा। तो दोनों चीज़ों में अंतर होता है। जब आप माल बेचने जाते हैं तो आपको बाजार के भाव के अनुरूप बेचना पड़ता है, कोई आपके दुकान में जब लेने के लिए आता है तो आप अपना भाव बताते हैं। दोनों स्थितियों में अंतर होता है। जब प्रोडक्शन की बात आती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आती है, स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने के लिए सरकार एक प्रोजेक्ट उसके साथ ये जोड़े कि उसकी मार्केटिंग कैसे हो, किस किस प्रोडक्ट की आवश्यकता है। मैं अभी कुछ दिनों पहले, साल भर पहले या 1.5 साल पहले, मैं यहाँ पे गिद्दी बोल के एक जगह है, पतरातू में एक यूनिट लगी हुई है। एक सिद्धनाथ सिंह जी हैं, वो काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं। मैं उनके यूनिट में गया था, वो कपड़े का काम करते हैं। और उस यूनिट में मैंने देखा कि वहाँ अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट बन रहे हैं। रांची में भी ओरिएंट क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इस तरह से टेक्सटाइल के सेक्टर में काफ़ी काम हुआ, वहाँ भी अलग अलग कंपनियों के कपड़े बन रहे थे। हमें आवश्यकता क्या है? ये जो मार्केटिंग टीम या मार्केटिंग के लोग बैठेंगे वो करेंगे क्या? वो यही करेंगे कि भाई आप मार्केट की रिक्वायरमेंट को उठाएंगे, मेरे पास चीप लेबर है, हम माल सस्ता बना के दे सकते हैं, आप रॉ मटेरियल दीजिए, हम बना के दे देंगे। धनबाद के जनप्रतिनिधियों की भूमिका क्या होनी चाहिए इस रोजगार की स्थिति में, कि रोजगार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, या जो आप लोन की व्यवस्था कर रहे हैं या उद्योग लगाने की, इसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि इस तरह की टीम बनाए, और चूँकि इससे कहीं ना कहीं अधिकारों में कहीं ना कहीं कटौती हो जाती है, इसलिए जनप्रतिनिधि शायद नहीं सोचते होंगे, मुझे तो यही लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसी टीम बनी होती, समाज के लोगों को जोड़ा जाता, किसी भी क्षेत्र के, मान लिए स्पेशलाइजेशन ऑफ द मार्केटिंग है, सेल्स है, प्रोडक्शन के लोगों को अगर उसके साथ टैग किया जाता तो वो अपनी सलाह देते, उसके आधार पे प्रोडक्शन उनका बढ़ता और क्वालिटी बनता, साथ साथ रेट भी सस्ती होती। लेकिन नहीं जोड़ा गया। तब आज तो इतना मुश्किल दिखाया जाता उतना मुश्किल काम है नहीं, अगर करने की काम तो मुश्किल है, लेकिन काम मुश्किल के साथ साथ ऐसा भी नहीं कि असंभव है। शुरू किया जा सकता है, हाँ, वो शुरू किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है। और ये किसी भी क्षेत्र की, जैसे आप समझिए 30 लाख की आबादी है, विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी आबादी 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख है। हमारे बगल में एक भूटान है जिसकी आबादी 8 लाख है। हमारे बगल में एक स्टेट है सिक्किम जिसकी आबादी 9 लाख है। तो ये 8-9 लाख की तो आबादी का स्टेट और देश है, तो हम तो उससे बहुत बड़े हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी अगर अपना सामान बनाएं और साथ साथ अपने लोगों को प्रेरित करें कि हम लोग जो ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके बजाय अपने लोकल प्रोडक्ट को परचेज करें, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था वोकल फॉर लोकल, लेकिन वो नारा इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ संकट सिर्फ क्रियान्वयन का है, पॉलिसीज़ का नहीं है। हमारे यहाँ अगर पॉलिसीज़ इतनी हैं, अगर कोई लिस्ट लेके बैठे तो मुझे लगता है कि वो 50-100 पन्ने भर देगा, इतनी योजनाएं हैं, लेकिन उनके संकट इम्प्लीमेंटेशन पे है। चाहे वो प्रधानमंत्री की योजनाएं हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के लेवल की योजनाएं हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की योजनाएं हो, हर योजनाएं लोगों के लाभ के लिए है, लेकिन उनका क्रियान्वयन जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। धनबाद के विकास की हम बात कर रहे हैं कि कैसे चहुमुखी विकास हो, तो कौन सी कमियां नजर आती हैं आपको जहाँ पे विकास करने की ज़रूरत है? देखिए, धनबाद के विकास में धनबाद के लोगों को जोड़ने की जरूरत है। अब मैं आपको एक, जैसे हम लोग सुनते हैं कि झरिया में पानी का संकट है, तो आपको बता दूं बैंक मोड़ जैसे जगह में भी पानी का संकट है। तो क्या ना, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो यहाँ के संसाधनों का हुआ नहीं। जो पानी अगर मैथन से आ रहा है तो हम अपने बहुत बड़ी जो पानी का स्टोरेज है, जो माइनिंग एरिया में पानी पड़ा है, उसको छोड़ दे रहे हैं। अगर उसका भी हम अगर उसका भी दोहन करते प्रॉपर तरीके से, तो मुझे नहीं लगता है कि मैथन से पानी लाने की आवश्यकता थी। टेक्नोलॉजी तो आज भी वही है, पहले भी वही थी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस पानी को फिल्टर करके लोगों को यूज़ में लाया जा सकता है। तो उसी तरह से धनबाद के विकास के लिए यहाँ के लोगों की सहभागिता जनप्रतिनिधियों को बढ़ानी चाहिए। वो जनप्रतिनिधि अगर अपनी सहभागिता यहाँ के स्थानीय लोगों की बढ़ाएंगे, जैसे वार्ड नंबर 5 में ये समस्या और वहाँ के लोगों की समस्याओं को अगर उनके साथ एड्रेस किया जाएगा तो उस समस्या का समाधान हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो असंभव है। और एक जैसे बहुत बड़े लेवल पे काम करने की आवश्यकता है। तो हमारे यहाँ धनबाद में कहानी बोली जाती है कि हम लोग यहाँ डीपीआर बहुत होता है। तो डीपीआर से हम लोग को नुकसान होता है। किसी भी तरह की कितनी बार कोई योजना के लिए कितनी बार डीपीआर बन जाता है, लेकिन योजना फलाभूत नहीं होती है। एक बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए, गया पुल का चौड़ीकरण। आज गया पुल का चौड़ीकरण एक ऐसी
बात हो गई है जो लगता है कि 10 साल पहले भी वहीं खड़े थे और 10 साल बाद भी लगता है वहीं खड़े रहेंगे। गया पुल चौड़ा नहीं होने वाला, ये मान के हम लोग अब चलने लग गए हैं। हम लोग को महसूस हो रहा है कि और कुछ हो जाए तो हो जाए, गया पुल तो चौड़ा नहीं होगा। ये लोगों के मन की भावना बन गई। आखिर कारण क्या है? हम लोग जब रेलवे के काम करने की शैली को देखते हैं तो रेलवे 24 घंटे में अंडरपास निकाल देती है। आखिर धनबाद में क्या प्रॉब्लम है? रेलवे को हैंडओवर करना चाहिए। आखिर प्रॉब्लम क्या है? रेलवे अपने 24 घंटे 48 घंटे में निकालेगी, अपने जो इसको रास्ते को ब्लॉक करेगी, 24 घंटे के लिए ब्लॉक लेगी या 48 घंटे के लेगी कर लेगी। और उसका एक उदाहरण धनबाद में बना है। आप जो पुरानी बाजार में जो रोड बनी उसमें आप देखेंगे अंडरपास बना है, और वो 1 या 2 दिन के अंदर अंडरपास बन गया। रेल लाइन को 1 या 2 दिन के लिए डिस्टर्ब किया गया और अंडरपास बन चुका। तो अगर चाह होगी, वही मैंने जो पहले कहा कि जहाँ चाह होगी वहाँ राह होगी। और ये चाह और राह का मामला यही है कि जनप्रतिनिधियों को उसके आगे आके सोचना पड़ेगा कि हम किधर जाना चाहते हैं। केवल चुनाव के समय में हम लोग धनबादवासी जात में, भाषा में, धर्म में, संप्रदाय में बढ़ जाते हैं, जिसके चलते जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं वो एड्रेस नहीं हो पाते हैं। सालों भर हम लोग सड़क की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा तो हम लोग जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय में बटे रहते हैं, जिसके चलते हम लोग को उसका लाभ नहीं मिलता है। और यही कारण है कि हम लोग धनबाद जो है से रांची भी दूर है और दिल्ली तो बहुत दूर है। लोगों की सोच में भी काफ़ी बदलाव है। जैसे आप कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दों से भटक जाते हैं, हम जाति धर्म में बढ़ जाते हैं, हम संप्रदाय में बढ़ जाते हैं, धर्म हमारे लिए पहले हो जाता है ना कि विकास। तो क्या लगता है लोगों की सोच पहले जो थी और अब जो है उसमें बहुत परिवर्तन आया है, और यही देखकर लोग वोट भी करने निकल जाते हैं इन्हीं मुद्दों पर। आजकल तो ऐसे ही हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है कि हमारे जो जनप्रतिनिधियों से मुद्दे हैं वो जनप्रतिनिधियों के मुद्दों को जनप्रतिनिधियों के सामने रखना चाहिए। जनता को जागरूक होना होगा। जनता जरूर प्रश्न करे, और अगली बार जब चुनाव के पहले कोई आए तो उससे उस प्रश्न का जवाब मांगे। अभी तक तो मुझे कोई नहीं लगा, इस जो चुनाव आने वाला है वो भी, जो पहले हुआ है वो भी, किसी ने ये नहीं पूछा कि जो पिछली बार जो मुद्दे उठाए गए थे कि इन विषय पे काम होगा, क्या उन पे काम हुआ, या पिछली बार जो अगली बार जो विषय आएंगे उन पे काम होगा और 29 में वो काम पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर प्रयास किया जाए बेहतर तरीके से और जनप्रतिनिधि इसको गंभीरता से ले, जब जनता प्रश्न पूछे तो ये विषय अगली बार के लिए पता चलेगा कि आप 80% काम हो गया है जब आप पूछने लगेंगे। तो आपको बता दूं एक छोटी सी बात, 1985 में धनबाद में हवाई जहाज उड़ते थे और 2025 में हवाई जहाज नहीं उड़ता। तो ये हम पीछे चले गए। मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी सोच, जनप्रतिनिधियों की सोच जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग को पीछे की ओर ले गई, और उनके इस सोच के कारण आज धनबाद जो है, जो देश के फटल पे एक डेवलप धनबाद होना चाहिए, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर के नाम से जाना जाता है, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग के लिए धनबाद की छवि को डैमेज करने का काम किया है। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं बाहर में कि धनबाद का वो जो एरिया बहुत छोटा एरिया है, और धनबाद में वासेपुर में भी आज के दिन बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे निकल रहे हैं। वहाँ से IAS निकले हैं, IFS निकले हैं, वहाँ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में लोग हैं, मतलब अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ प्रोफेसर हैं, वहाँ डॉक्टर हैं, वहाँ फिल्म के राइटर्स भी हैं। सब कुछ होते हुए भी वो जो छवि टूटी है ना, उस छवि को हम लोगों सबको डेंट जो हुआ उसको सबको मिल के ठीक करना होगा। हम पूरे धनबाद के लोगों को ठीक करना पड़ेगा, और हम लोग जो धनबाद से बाहर जाते हैं हम लोग को उस बात को मजबूती से रखना पड़ेगा कि ये 80 दशक के पहले की कहानियाँ हैं। अब धनबाद में ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे बाकी शहरों में क्राइम होता है वैसे यहाँ होता है, लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ क्राइम काफ़ी बढ़ा है, जिसको रोकने में प्रशासन विफल साबित हुआ है। कैसे लगाम लगाया जा सकता है, क्योंकि आपराधिक गतिविधियों की बात आप खुद कह रहे हैं कि अपराध बढ़ा है धनबाद में, तो क्या लगता है आपको कैसे इस पे लगाम लगाने के लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता है? देखिए, हम लोगों ने 2009-10 में जब एक बड़ा कांड हुआ था, मुझे याद है जब मैं उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, तो उस समय धनबाद जमशेदपुर में भी हत्याएं हुई थी। तो उसमें एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसका अंतर्गत हम लोगों ने मांग रखी थी कि धनबाद को पुलिस कमिश्नरी घोषित किया जाए। तो 2009-10 में सैद्धांतिक तौर पर निर्णय हो चुका था कि धनबाद में SSP का पोस्ट क्रिएट किया जाएगा, धनबाद, जमशेदपुर, रांची में, और 2 सिटी SP और ग्रामीण SP के तौर पे रहेंगे, और एक ट्रैफिक SP भी रहेंगे। धनबाद में सबसे लास्ट में SSP का पद क्रिएट हुआ 2000, मुझे लगता है 2016-17 में शायद ये हुआ। पहली बार SSP सुरेंद्र नाथ झा शायद बने थे। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ की पॉलिटिकल विल इस मामले में उदासीन थी। रांची और जमशेदपुर में SSP का पद पहले क्रिएट हो गया,
धनबाद में बाद में क्रिएट हुआ तो कहीं ना कहीं हम पीछे थे। और आज भी जहाँ आवश्यकता है वहाँ कड़े कदम उठाने के लिए प्रशासन को जो आवश्यकता है वो प्रशासन को उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि धनबाद के लोग अब की वर्तमान स्थिति में बहुत सारे कांडों की जानकारी भी जो है प्रशासन तक नहीं पहुंचाते हैं, जिससे कहीं न कहीं अंदर ही अंदर लोग और भयभीत होते हैं। और ये भय का वातावरण कहीं न कहीं व्यापार, उद्योग, यहाँ के रहने वाले लोगों को भयभीत कर रहा है। और प्रशासन को इस पर लगाम भी लगानी चाहिए और इसको देखना भी चाहिए। प्रशासन और जनता के बीच का जो सामंजस्य है, क्या वो बहुत प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से जनता भी अपनी बात नहीं रख पाती है प्रशासन तक? इसमें कहीं कमी पाते हैं आप या संतुष्ट हैं? देखिए, उसी समय जब मैं 9-10 की बात कर रहा था तो 9-10 में एक निर्णय और हुआ था कि पुलिस व्यवसायी सहयोग समिति की बात थी, एक जन सहयोग समिति की बात थी। जन सहयोग समिति तो चल रही थी, बीच बीच में बंद हो जाती है, लेकिन व्यवसायी वर्ग जो कि सबसे प्राइम टारगेट होता है किसी भी क्षेत्र में, वो प्राइम टारगेट को एड्रेस करने के लिए व्यवसायी और पुलिस के बीच सहयोग समिति बनने की बात थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, मतलब एसपी से लेकर के थाना लेवल तक। लेकिन वो कभी बनती है, कभी 5 साल में एक मीटिंग होती है, तो बहुत सारी बातों को लोग एड्रेस नहीं कर पाते हैं। और जब साधारणतः बैठक जो शांति समिति और ऐसी बैठकें होती हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व भी बैठे रहते हैं जिनके सामने वो बात नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि वो समन्वय स्थापित करने के लिए लोगों तक जुड़े। अभी हाल में मैंने देखा कि यहाँ के जो डीआईजी हैं अभी बोकारो के, उन्होंने कई बाजार और क्षेत्रों का भ्रमण किया, लोगों से मुलाकात की, एक जुड़ने का प्रयास हुआ है। तो यहाँ जिला प्रशासन को भी चाहिए कि लोगों से जुड़े और एक स्थायी समिति का निर्माण करें उनके लिए। जो डर का माहौल है कहीं ना कहीं वो भी खत्म होना, वो भी खत्म होगा। वो खत्म तभी होगा जब वो अपनी बात रख पाएंगे। हर बात की एफआईआर नहीं होती है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो थाना में भी हम लोग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ही देते हैं, जो रजिस्टर्ड करते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड होती है। एफआईआर का मतलब यही है। तो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है अगर पहुंचने लगेगी तो क्राइम पे कंट्रोल हो जाएगा। और धनबाद तो ऐसे भी कोयले की धरती बोली जाती है, कोयला का व्यापार यहाँ होता है, चाहे 1 नंबर में हो या 4 नंबर में हो, लेकिन होता ही है। उसके बाद भी धनबाद में अगर क्राइम लेवल इस लेवल पे है तो आप गौर कीजिए, अगर धनबाद में कोयला नहीं होता तो यहाँ क्राइम किस हालात में होता। आपने विकास की बात कही कि कहीं ना कहीं विकास के मामलों में हम बहुत पीछे चले गए हैं। कल यहाँ हवाई जहाज उड़ता था, आज हमारे पास विमान की कोई सुविधा नहीं है। विमान तक हम पहुँचे, लेकिन अगर हम ये कहें कि अगर बहुत अच्छे से गौर किया जाए तो हमारे पास रेल की भी बहुत अच्छी सुविधा नहीं है, हमारे पास ट्रेनों की भी बहुत अच्छी सुविधा नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन्स बहुत जगहों के लिए नहीं है, अगर है तो हमारे पास सीटें अवेलेबल नहीं है, बोगियाँ कम हो रही हैं। इस पर कुछ काम नहीं हो रहा है और ना ही इस और किसी का ध्यान जा रहा है। कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से हम सिर्फ मिशन एयरपोर्ट पे लगे हैं, लेकिन हमारे पास ट्रेन की भी सुविधा नहीं है, उस और हमारा ध्यान ही नहीं है। ट्रेन की कहानी तो ऐसी हो गई है ना कि सूचना अच्छी मिलती है और उसका जो क्रियान्वयन होता है वो खराब हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि अभी सूचना मिली कि धनबाद से दिल्ली के लिए ट्रेन चलेगी, और इस बीच में नई सूचना आ गई कि धनबाद जो ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस के कुछ बोगियाँ घट जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ के बारे में जो प्रॉपर सूचना सरकारों तक जानी चाहिए कि धनबाद की आबादी, यहाँ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर के लोग हैं। धनबाद पहला ऐसा ज़िला मुझे नज़र आता है जमशेदपुर के बाद जहाँ 70% की आबादी शहरी और अर्ध शहरी है। आप गौर करेंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का या किसी पूरे देश का या पूरे राज्य का तो 65% ग्रामीण और 35% शहरी आबादी लगभग रहती है, 2-4% ऊपर नीचे। लेकिन धनबाद इकलौता ऐसा जगह है जो पुराने समय से अर्बनाइजेशन हुआ है, बीसीसीएल के द्वारा या कोलेरी के द्वारा या इंडस्ट्रियल एरिया के द्वारा। उसमें शहरी अर्ध शहरी क्षेत्र मिला के लगभग 70% की आबादी शहरी है और वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर भी अच्छी है। उसके बाद भी ये सूचनाएँ बाहर नहीं है कि धनबाद की अपनी कैपेसिटी क्या है, यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है। आप जब कभी दुर्गापुर एयरपोर्ट जब देखेंगे या कलकत्ता और रांची जब देखेंगे तो आपको एक बड़ी संख्या में धनबाद के गाड़ियों का नंबर दिख जाएगा जो छोड़ने के लिए और लेने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं धनबाद को जो उसका हक है वो मिलना चाहिए, जो हकमारी हुई है उससे बचना चाहिए। दुर्भाग्य ये होता है कि राजधानी कहने को 3 चलती थी, फिर पता चला कि एक राजधानी इधर से उधर घुमा दी गई। या धनबाद में SBI का जोनल हेडक्वार्टर यहाँ था और धीरे से उसको यहाँ से हम लोगों ने जब विरोध किया तो रुक गया, उसका धीरे से उसकी स्थिति को बदल दिया गया, साइलेंटली काम कर दिया गया। तो क्या कारण है, जबकि धनबाद को झारखंड की एक समय में आर्थिक राजधानी भी कहा जाता था और आज भी है। देश की जब कोयला राजधानी और BCCL कोयला राजधानी और साथ साथ रेलवे के मामले में हम इतने समृद्ध होते हुए भी आखिर कारण क्या है कि यहाँ चीज़ें छीनी जा रही हैं। कहीं ना कहीं हम लोग के जो प्रेशर ग्रुप है
जो पहले काम करता था वो कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रुप अभी थोड़ा कमज़ोर पड़ा है, जिसके चलते छिन रही है। लेकिन हमें विश्वास है कि भविष्य में वो सारी चीज़ें धनबाद को मिलेंगी और धनबाद में वापस जो व्यवसाय उद्योग के माध्यम से जो लोगों को रोज़गार मिले वो, और साथ साथ यहाँ के लोगों का जीवन स्तर है वो सुधरेगा। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। चलिए, पूरी दुनिया उम्मीद पे कायम है, हम भी इसी उम्मीद पे कायम है। और लेकिन अगर हम फटाफट से आपसे जानना चाहें कि क्योंकि आपकी जानकारी बहुत अच्छी है और आप हर धनबाद के क्षेत्रों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, हर चीज़ हर विभाग के बारे में आपको नॉलेज है, तो आपसे जानना चाहूँगी एकदम उंगलियों पर हम गिने तो ऐसी कि क्या क्या सुविधाएँ धनबाद के पास है और क्या क्या कमियाँ हैं जिस पर सुधार करने की आवश्यकता है? नहीं, हम कमियाँ तो गिना सकते हैं, सुविधाएँ क्या है बताइए। यहाँ कोयला है, खूबी हमारी है कि धनबाद के पास कोयला है। धनबाद के पास ज़मीन बहुत है, जिस ज़मीन से आप यहाँ उद्योग लगा सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े सेक्टर से स्थापित किए जाते हैं, एयरपोर्ट बन सकते हैं जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएंगे। जो कमियां हैं वो नागरिक सुविधाओं का अभाव है, सड़क, पानी, बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं उसकी भी कमी है। बिजली के मामले में पहले से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी वो सुधार नाकाफ़ी है, क्योंकि जब मौसम गर्मी का होता है तब पता चलता है कि अब 16 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं स्थिति उसमें भी कमज़ोर है। देश के अंदर में बहुत सारे क्षेत्रों में बिजली विभाग का ये प्राइवेटाइजेशन भी हुआ है, लेकिन उस क्षेत्रों में सुधार हुआ है, लेकिन साथ साथ बिजलियाँ महंगी हो गई हैं। आप गौर करेंगे झारखंड जैसे बिजली कोयले के बहुल राज्य में बिजली की रेट जिस तरह से बढ़ रही है उतनी नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम जब ये देखते हैं जहाँ बिजली बनती है उनको बिजली सस्ती मिलती है। आवश्यकता हम लोग को ये है कि जो झारखंड में बिजली उत्पादन कर रहे हैं, और झारखंड की एक पॉलिसी थी कि जो उत्पादन यहाँ करेंगे उसकी 25% बिजली वो अपने उत्पादन मूल्य या एक सर्टन लेवल के मूल्य पे वो देंगे। तो कहीं ना कहीं धनबाद या झारखंड में जो उद्योग लगे हैं, चाहे वो मैथन पावर हो, चाहे वो अडोनी पावर हो, चाहे कोडरमा में जो लगा हो, या अभी नॉर्थ कनपुरा में भी प्लांट लगने जा रहा है, इन सारे क्षेत्रों में जो बिजली का उत्पादन हो, अगर उसकी 25% बिजली झारखंड को मिलेगी तो यहाँ के लोगों को लगभग शून्य मूल्य के बराबर ही बिजली मिल जाएगी, क्योंकि बहुत कम पैसे में यहाँ बिजली मिल जाएगी। जो आज के दिन पूरे देश में 12 रुपये 15 रुपये बिजली का रेट है, अभी जैसे यहाँ 6-7 रुपये है, आने वाले समय यहाँ और कम हो सकती है अगर वो बिजली प्रॉपर मिल जाए। इसके लिए एक बड़े पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है, जिसमें केंद्र और राज्य मिल के अगर प्रयास करेंगे तो झारखंड में बिजली सस्ती हो जाएगी। झारखंड में सड़क बनाने के लिए जगह की कमी नहीं है, यहाँ पे एक्सप्रेसवे कई बनने वाले हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे के आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बने, इंडस्ट्रियल एरिया बने, उसके लिए राज्य सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। जब इंडस्ट्रियल एरिया बने तो पहले इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता था कि पहले आओ पहले पाओ पे आधार पर ज़मीनें मिलती थी। आजकल ऑक्शन में ज़मीन मिलती है, सरकार ऑक्शन में ज़मीन तो बेच देती है, लेकिन ये तो देखे कि वो इंडस्ट्री लगी कितने वर्षों में, या इंडस्ट्री लग नहीं रही है क्या। तो ऐसी स्थितियों में जहाँ ज़मीन लोगों ने खरीद ली, वो भाव उस जगह का बढ़ गया, लेकिन वहाँ उद्योग नहीं लगा। तो उद्योग लगे उसके लिए इंडस्ट्री एरिया बनना चाहिए, और पहले आओ पहले पाओ पे जो उद्योग लगाए उसको ज़मीन मिलनी चाहिए, जो उद्योग नहीं चलाए उससे उद्योग की ज़मीन ले लेनी चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है इस मामले में, और मुझे लगता है कि सरकार ऐसा करेगी, क्योंकि जो उद्योग लगाने वाले जो एक्चुअल यूज़र्स हैं उनको ज़मीन अगर मिलने लगेगी तो झारखंड में औद्योगिक विकास बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगा। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बहुत मेहनती होते हैं। आप देखिए धनबाद मतलब झारखंड, बिहार, यूपी और बंगाल के लोग पूरा साउथ और वेस्ट इन्हीं के दम पे चल रहा है। तो अगर इस क्षेत्र के लोग वहाँ जब चला सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग माइग्रेंट की समस्या से बचेंगे और हमारी बड़ी आबादी यहीं पे रोज़गार पाएगी, उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब वो वहाँ सीखेंगे भी तो यहाँ के अपना उद्योग छोटा मोटा लगा के काम कर सकते हैं। क्योंकि हम कोयला राजधानी की बात करें, धनबाद की बात करें, तो जब भी कोयले की बात होती है तो पोल्यूशन अपने आप आ जाता है, उसमें एड ऑन है। तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी काम होना चाहिए धनबाद में। देखिए हम लोग 2017-2020 में पर्यावरण झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का सदस्य रहा हूँ, और हम लोगों ने देखा है कि पर्यावरण के मुद्दे पे झारखंड में बहुत ज़्यादा विषय लोगों के समक्ष आता नहीं है, जबकि सबसे अधिक पर्यावरण की मार से माइनिंग एरिया पड़ता है, जिसमें धनबाद भी है तो हजारीबाग भी है तो रामगढ़ भी है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ माइनिंग एक्टिविटीज़ है, जिसके चलते वहाँ पर्यावरण संतुलन बिगड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे, जो आप जब उसका डाटा देखते हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ तो पर्यावरण बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो जो मॉनिटरिंग स्टेशन हम लोग के समय में पास हुआ था कि BCCL को इतने जगह में मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाने हैं और वहाँ की रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से CPCB को, GSPCB को करनी है, उसी में फॉल्ट है, जिसके चलते आज धनबाद का जो पर्यावरण है दिखता बहुत ख़राब है, लेकिन मॉनिटरिंग सिस्टम में
वो एकदम प्रॉपर दिखता है, उसमें कहीं कमी नज़र नहीं आती। आवश्यकता इस बात की है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, उसको बचाने के लिए एक पहल की जाए। और हम लोगों के समय में 105 करोड़ की योजना जो है वो नगर निगम के पास आई थी धनबाद के पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए 105 करोड़ की योजना बनी थी। उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कुछ हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी उसकी जो क्वांटम है, अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट आज भी ड्यू पड़ा हुआ है, जिसको कि खर्च करना चाहिए और यहाँ के लोगों को एक अच्छा बेहतर माहौल देना चाहिए। बड़ी संख्या में लोगों को पेड़ भी लगाने चाहिए, लेकिन पेड़ लगाने के बाद उसको बचाने की जिम्मेवारी होनी चाहिए। तत्कालीन डायरेक्टर टेक्निकल PM प्रसाद साहब, जो आज के दिन कोल इंडिया के चेयरमैन भी हैं, हम लोग एक जॉइंट बैठक हुई थी पोल्यूशन बोर्ड के साथ। उन्होंने कहा था कि मैं एक योजना लेके आ रहा हूँ, प्रत्येक घर के सामने एक पेड़ BCCL गेवियन के साथ देगी, पेड़ की रक्षा करना घर वाले का कार्य होगा। वो योजना आज तक फलीभूत नहीं हुई है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है BCCL के तमाम अधिकारियों से कि आप उनसे पूछ लें। उन्होंने कहा था, सरन साहब उस समय CMD थे BCCL के प्रभारी, उन्होंने भी कहा था कि हम लोग एक पेड़ हर घर के सामने लगवाने की पहल करेंगे ताकि ये क्षेत्र हरा भरा हो और उस पेड़ को बचाने की जिम्मेवारी, संभाल के रखने की जिम्मेवारी उस घर वाले की होगी। स्वाभाविक सी बात है कि जिसके घर के सामने पेड़ होगा उस पेड़ में पानी भी देगा, उसमें खाद पानी भी देगा, उसको बड़ा करने में मदद करेगा। वो योजना चढ़ी नहीं परवान, जिसके चलते धनबाद में हज़ारों की संख्या में पेड़ कट रहे हैं, चाहे वो सड़क चौड़ीकरण के नाम पे हो, चाहे माइनिंग एक्टिविटीज़ के नाम पे हो, लेकिन नया पेड़ नहीं लग रहा है, जिसके चलते यहाँ का पर्यावरण प्रदूषण बिगड़ते जा रहा है और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बिगड़ रहा है। और यहाँ बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, तत्कालीन उस समय गुरदीप सिंह जी पर्यावरणविद थे, जो एक बार हम लोग झरिया में जब बैठक कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि धनबाद जिले के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल 13% है, जबकि हम लोग ने बचपन में पढ़ा है कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में बाकी गैसेस। तो अगर 13% ऑक्सीजन में हम लोग रह रहे हैं तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लद्दाख जैसी स्थिति में रह रहे हैं, जहाँ पे 13-14% ऑक्सीजन में लोग जीते हैं। तो कहीं इस बात को भी लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमारा जो पर्यावरण हो कैसे सुरक्षित हो, उसके लिए प्रयास किया जाए। काफ़ी संस्थाएं लगी हैं, ग्रामीण एकता मंच है, आपको बहुत सारी संस्थाएं पर्यावरणविद है जो लगी हुई है, पर्यावरण संरक्षण पे काम कर रही हैं। हम लोग भी लगातार उनको सहयोग करते हैं जो हम लोग से बन पड़ता है, लेकिन आवश्यकता है कि सरकारी स्तर पे, जो BCCL के स्तर पे जो सबसे अधिक पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, जो ओपन कास्ट माइनिंग चल रही है, जो पर्यावरण नियमों का पालन नहीं कर रही है, उनको नियम का पालन कराया जाए और तभी यहाँ का पर्यावरण भी सुधरेगा, बेहतर तरीके से कोयला भी निकलेगा। आज जो कोयला डस्ट भरा हुआ निकलता है, उसकी वहीं अगर वॉशरी लगा दी जाए जहाँ माइनिंग हो रही है तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। कोयले का जो क्वालिटी है वो सुधरेगी और पर्यावरण कम होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको किए जाने से बेहतर थोड़ा सा नियम सम्मत अगर काम कर लेते तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती। एक आम नागरिक के तौर पर जानना चाहूँगी आपसे कि कोई भी जनप्रतिनिधि जब आप चुनते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं इंसान को कि जब हम जनप्रतिनिधि, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो एक आम नागरिक के तौर पर आप अपने जनप्रतिनिधि में वो कौन से गुण देखने चाहते हैं, या जो भी जनप्रतिनिधि बन कर आएंगे उनसे क्या कुछ आग्रह होगा आपका? देखिए, समग्र विकास एक शब्द जरूर है, लेकिन समग्र विकास ये है कि समाज के विकास का पहला लाभ समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को मिलना चाहिए। वो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति जो है वो गुलगुलिया समाज का भी हो सकता है, भूया समाज का भी हो सकता है और अन्य समाज के लोग भी हो सकते हैं जो विभिन्न स्लम बस्तियों में रह रहे हैं। तो पहला प्रयास होना चाहिए कि जो यहाँ के लोगों का जीवन स्तर जो एकदम निम्न स्तर पर है, जिनके पास सुविधाएँ नहीं हैं, न तो घर है न उनको बाकी सुविधाएँ हैं, उनको इसका पहला लाभ मिलना चाहिए। और बाकी जो सुविधाएँ जो यहाँ पे बिल्डर और वो लोग डेवलप कर रहे हैं वो तो अपनी तरफ से कर रही हैं। आज यहाँ भी धनबाद में भी 10-12 तल्ले में 14 तल्ले की बिल्डिंग दिख जाती है, तो कहीं ना कहीं उधर तो विकास हो रहा है, सड़कें भी चौड़ी हुई हैं, लेकिन वो विकास तब तक अधूरा है जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति तक वो विकास पहुँचे नहीं। यही कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप आते हैं एक ओथ लेके समाज में कि आप जनप्रतिनिधि हैं, मतलब उस जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आपका दायित्व जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या लगता है आपको अपने दायित्व की पूर्ति जो है वो जनप्रतिनिधि करते हैं? कुछ कमी तो जरूर है, अगर कमी नहीं होती तो मैं ये बात क्यों कहता, लेकिन साथ साथ एक चीज़ और भी है कि उन कमियों को दूर किया जा सकता है। एक व्यक्ति ही तो जनप्रतिनिधि चुनता है, लेकिन जनता उसको चुनती है। तो जनप्रतिनिधि को चाहिए कि वो इस तरह की टीम बनाए विकास के पैमानों को सेट करने के लिए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र के लोगों की एक टीम बनाए, कुछ अलग अलग वार्ड्स की टीम बनाए, अलग अलग मोहल्लों की टीम बनाए, जिस क्षेत्र में जो प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करे, उसका समाधान उसके तरीके से होगा। तो मुझे नहीं लगता कि जनप्रतिनिधि के लिए कोई दिक्कत की बात है, क्योंकि
एक विधायक बनता है तो 4 लाख की आबादी के लिए विधायक बनता है, एक सांसद बनता है तो 20 लाख की आबादी। तो ऐसा आज के इस आधुनिक युग में जहाँ कम्युनिकेशन इतना आराम हो गया लोगों को, व्हाट्सएप से या ईमेल से या कोई भी अन्य माध्यम से सूचना लोगों तक आसानी से पहुंच जा सकती है। उसके फिल्ट्रेशन का प्रोसेस और एक सिस्टम अगर बना दिया जाए तो उनको सूचनाएं भी प्रॉपर मिल जाएंगी। अगर लोग ना भी पहुंच के जाते हों तो उनको सूचनाएं लेने का साधन इतना बढ़िया डेवलप हो चुका है, उस साधन पे अगर काम करेंगे और उनकी टीम काम करेगी तो मुझे नहीं लगता है कि समस्या का समाधान असंभव है। और धनबाद में जब समस्या के समाधान की बात आती है तो हम लोग, अभी मैंने जैसे पहले कहा कि गया पुल चौड़ीकरण, तो धनबाद में कई फ्लाईओवर्स ड्यू हैं जो मतलब 2-3 दशकों से ड्यू है कि बनेंगे। तो उनके लिए अपने जो विरोध हैं आपस के उनको नीचे डाउन टू अर्थ रखना पड़ेगा, समाप्त करके जनता के लिए काम करना पड़ेगा। अंतिम सवाल आप, क्योंकि 13 और 20 को मतदान है अपना धनबाद में विधानसभा चुनाव को लेकर, तो जब भी जनता जाती है, चुनाव करती है, मतदान करती है, ये उनका राइट है और वो वोटिंग देने भी जाते हैं। सरकार ने भी अपील करी है, ना कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपील करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप आएँ और मतदान करें। लोग मतदान करने भी जाएंगे। आपसे एक नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मैं चाहूँगी कि आप जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जब आप मतदान करें तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको देखकर मतदान करना चाहिए, बिना किसी छलावे के, बिना किसी सब्ज़ बाग में डूबते हुए? वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको पॉइंट आउट करते हुए आपको वो उन चीज़ों को अपने जनप्रतिनिधियों में देखते हुए मतदान करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? और साथ ही साथ एक अपील भी चाहेंगे आपसे कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए देखिए सभी को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। विवेक का मतलब ये होता है उसमें सारे चीज़ें समाहित हैं कि उनकी आवश्यकताएँ क्या हैं, उनकी सोच क्या है, वो अपनी सोच के आधार पर किसको अपने नज़दीक पाते हैं, उसके आधार पर सबको वोट करना चाहिए। और एक बड़ी बात है कि जो लोग बाहर रहें धनबाद से, आवश्यकता है कि उन लोगों को वापस यहाँ बुलाइए, इलेक्शन के दिन वोटिंग कराइए। तो ये एक माहौल बनता है कि हमने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। तो ये मताधिकार का उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो मत देने की भावना रखेगा, वो आएगा। तो यहाँ पे जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ेंगे तब यहाँ पे सही चुनाव हो सकेगा। सही चुनाव होगा तो सही जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, तो आपके स्वाभाविक बात है कि यहाँ विकास की बात होगी और वो पूछ सकें कि मैंने मत दिया है। आज वो व्यक्ति कैसे बोल सकता है जब उसने मत ही नहीं दिया, तो वो कैसे बात कर सकता है? तो मेरा आग्रह होगा सबसे कि मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें और एक सच्चा नागरिक, एक अच्छा सिविल सोसाइटी का व्यक्ति का आवश्यकता है कि वो एक अपने मताधिकार को किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं जाने दे। उसकी जो भी सोच हो, लेकिन विकासोन्मुखी सोच होनी चाहिए, समग्र समाज की सोच होनी चाहिए। जात पात भाषा धर्म संप्रदाय से उठ के उसको यह सोच के वोट देना चाहिए कि धनबाद या आसपास के, जो धनबाद ज़िले की बात जब मैं करता हूँ तो धनबाद ज़िले का विकास कैसे हो और जो उस पैमाने पे फिट हो उसके प्रति उसका वोट जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी सारी जानकारियाँ हमसे साझा की। लोगों से जो चीज़ें हमसे कहीं ना कहीं छूट रही थी उन तमाम जानकारियों को आपने दी, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे शो में आए, जहाँ तो हम सुन रहे थे राजीव शर्मा जी को, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई और कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे अपील की है कि जब भी आप मतदान करने निकले, जब भी आप मतदान करें तो जाति धर्म इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर, क्योंकि हम धनबाद के नागरिक हैं और धनबाद के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है, जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि का फ़र्ज़ है उसी तरीके से हमारा भी एक फ़र्ज़ है कि हम एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें, ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो धनबाद के विकास की बात करे, जो हमारी मूलभूत सुविधाओं की बात करे, जो हमें बेसिक जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करके दे। तभी हम एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें आगे आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जो भी, जैसा कि राजीव जी ने बताया भी कि जो भी माइग्रेटेड लोग हैं, जो युवा हैं हमारे, जो इस क्षेत्र में नहीं है लेकिन उनका वोटिंग अधिकार यहाँ है, उन्हें वापस ज़रूर बुलाइए और उनसे वोटिंग ज़रूर करिए, क्योंकि हमारा मतदान जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हम जनप्रतिनिधियों का चुनाव सही ढंग से कर पाएंगे। तो सिटी लाइव आप सभी से ये अपील भी करता है कि जब भी आप मतदान करें तो बहुत सोच समझकर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, जाति धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ धनबाद के विकास के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अपना मत दें, अपना मतदान करें। नो पॉलिटिक्स प्लीज़ में फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और शख्सियत के साथ, जानेंगे उनके विचार, उनके राय। फिलहाल के लिए मुझे दे आ गया, नमस्कार।